उत्केंद्रता कम है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मरकरी की बात करें तो इसकी उत्केंद्रता कितनी है, 0.206। शुक्र की कितनी है, 0.007। पृथ्वी की कितनी है, 0.017। तो यहां पर इस आंकड़े को आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे ज्यादा उत्केंद्रता किसकी है, बुध की है। और यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस खगोलीय पिंड की उत्केंद्रता सबसे ज्यादा है, यानी वह सूर्य से काफी दूर चला जाता है और काफी पास आ जाता है। कौन सा ऐसा ग्रह है, तो बुध है। क्यों, क्योंकि उसकी उत्केंद्रता सबसे ज्यादा है। और अगर बात करें कि सबसे कम उत्केंद्रता किसकी है, तो यहां पर देखिए, यहां पर कौन नजर आएगा आपको, यहां पर है नेपच्यून। कौन है, नेपच्यून, यानी वरुण। कौन है, वरुण है। इसकी उत्केंद्रता क्या है, सबसे कम है। उसके बाद किसकी है, पृथ्वी की आ जाएगी, नहीं शुक्र की आ जाएगी। तो कम वाले में तो ठीक है, उतना प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्केंद्रता किसकी है, एक प्रश्न बन जाता है। किसकी है, बुध की सबसे ज्यादा उत्केंद्रता है। इसी आधार पर एक और है यहां पर इमेज, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो खगोलीय पिंड होते हैं इनकी दूरी सूर्य से कितना है, उसी सेंस में यहां पर दिया गया है। और यह टोटल डिस्टेंस किस रूप में नापा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब यह होता है कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मान लेते हैं और उसी के फॉर्म में तुलना करने लगते हैं। जबकि जो ये डिस्टेंस होती है इसको हम लोग प्रकाश वर्ष में मेजर करते हैं, यानी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी के रूप में। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है, किस रूप में दिया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में दिया गया है। यहाँ पर सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वह 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और उसी से तुलना करके अन्य सभी ग्रहों का दिया गया कि कितनी कितनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर कौन स्थित है। तो ठीक है, इन सभी आंकड़ों को ध्यान रखिएगा और जितना कॉन्सेप्ट दिया गया इसको भी याद रखिएगा और इसी आधार पर हम लोग प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ, कुछ और भी कॉन्सेप्ट रहेगा, उसको हम लोग जब डिटेल में इनवर्स पढ़ेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे। बस आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि इन सभी बिंदु को यदि आप याद रखते हैं तो प्रश्न बनाने में काफी ज्यादा आपको सुविधा होने वाली है। यहां पर पहला प्रश्न दिया गया है, खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या कितनी होती है। यहां पर जो आकाश गंगा की बात कर रहा है तो आकाश गंगा होती है लगभग कह सकते हैं 100 अरब। कितना होती है, 100 to 200, यानी इसी को कहते हैं 100 बिलियन। क्या कहते हैं, 100 बिलियन। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक आकाश गंगा में लगभग इतने ही तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। और कितनी आकाश गंगाएं हैं, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। यानी अब सोच सकते हैं कितने तारे हो सकते हैं। और इस पूरे, अगर हम वैसे रफ आइडिया में दें, ब्रह्मांड की संकल्पना आपको बताना चाहें तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड का लगभग 96% भाग हमें दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि या तो वह डार्क एनर्जी है या तो वह डार्क मैटर है। सिर्फ दिखाई कितना पड़ता है, 4%। 4% में कितनी आकाश गंगाएं हैं, लगभग 100 अरब। एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं, लगभग 100 अरब। सोचिए कितने तारे हो गए। और इन तारों में सूर्य से बहुत बड़े बड़े तारे विद्यमान हैं। बात समझ रहे हैं, ऐसे कितने तारे हैं, 100 गुणे 100 अरब। एक तारे में कितने ग्रह और उपग्रह होते हैं, इसकी कल्पना सिर्फ आप सूर्य से कर सकते हैं। सूर्य एक छोटा तारा है, इसके 8 ग्रह और उपग्रह, और सूर्य अपने पूरे सौर परिवार का लगभग 99.99% है, यानी 0.001% में आपके पूरे सन के प्लेनेट हैं। ऐसे में 8 प्लेनेट, और उसमें भी पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। पृथ्वी है तो सोचो, पृथ्वी अगर इतनी बड़ी है तो सौर परिवार कितना बड़ा होगा, सूर्य कितना बड़ा होगा। और ऐसे 100 into 100 अरब तारे हैं, और ये सब मिला जुला के सिर्फ कितना है, 4%। ब्रह्मांड का कितना है, 4%। तो इमेजिन करिए ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। तो यहां पर बात कर रहा है कुल कितनी आकाश गंगाएं हैं, लगभग
100 to 200 खरब। यहां पर है अरब है, खरब नहीं है। अगला है ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया है? केपलर ने दिया है। केपलर ने 3 मत दिया था। एक तो इनका ऑर्बिट कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार होता है। दूसरा समान समय में समान क्षेत्रफल को कवर करता है, जिसके कारण t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। फिर अगला यहां पर प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है, सभी को पता है। प्रश्न आसान है लेकिन आप कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखिएगा। अगला है सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है? तो ध्यान रखिएगा वरुण होगा। कौन होगा? नेपच्यून, जो 8वें नंबर पर है, सबसे ज्यादा दूर है। अगला प्रश्न है सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो अभी तक तो बृहस्पति था, लेकिन अब कौन होना चाहिए? शनि होना चाहिए, क्योंकि शनि के पास वर्तमान में कितने हैं? 82 है। अगला है किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो यहां पर शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। फिर अगला है कि सही उत्तर का चयन करना है, और दो यहां पर एक कथन है और एक कारण है। कथन क्या लिखा है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। बात ठीक है। और उसके पीछे कारण क्या है कि शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है, यानी ग्रीन हाउस गैस की बहुत ज्यादा मात्रा है, इसलिए वह गर्म है। तो ठीक है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है चंद्र ग्रहण होता है जब। चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण तब होता है कि जब चंद्रमा को दिखाई पड़ना चाहिए था, लेकिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ा, और यह स्थिति होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। तो पृथ्वी की छाया पड़ने लगती है किस पर? चंद्रमा पर, इसलिए चंद्रमा हमको दिखाई नहीं पड़ता है। यानी अगर उसको हम आपको दिखाना चाहें तो आप यूं कह सकते हैं कि यहां पर मान लेते हैं सूर्य है, यहां पर पृथ्वी है, और यहां पर चंद्रमा है। चंद्रमा अपने इसी एक्सिस पर ऐसे घूमता है, मतलब अपने ऑर्बिट पर ऐसे घूमता रहता है, और यहां पर आ जाता है जब, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, और इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। और इसी को हम लोग नाम दे देते हैं न्यू मून। क्या कहते हैं? ये है न्यू मून, यानी अमावस्या। यहां पर जब चला जाता है तो उसको हम कह देते हैं पूर्णिमा। क्या कह देते हैं? ये है पूर्णिमा, और इसको कहते हैं फुल मून। क्या कहते हैं? फुल मून। यहां पर जो स्थिति होती है इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है, लेकिन सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को लगता है। तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ गया, लेकिन चंद्र ग्रहण में कौन बीच में आ गया? पृथ्वी आ गया। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चंद्र ग्रहण कब आता है? तो पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यानी दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है एक चंद्र दिवस की अवधि होती है, तो यहां पर चंद्र दिवस की जो अवधि होती है 24 घंटा 52 मिनट होती है। अगला प्रश्न है दो पूर्णिमाओं के बीच का जो समय अंतराल होता है यह 29 दिन 5 माने 29.5 दिन का होता है। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस पार्ट को अभी कंप्लीट करते हैं। इसके शेष प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।